इलेक्ट्रिसिटी करंट। विद्युत धारा, चलो इधर ध्यान दो। तो विद्युत धारा विभव क्या होती है, अधिक से कम की ओर जाती है। ठीक है, बाय हमें ना, बाय अब इधर आप लोग सिर्फ विभव के बारे में पढ़े हो। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में आवेश के बारे में पढ़कर आए, सेकंड चैप्टर में पूरा विभव धारिता के बारे में पढ़कर आए। अब सबसे क्या बनेगा, ये विद्युत धारा। अब इधर धारा प्रवाहित होना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो विद्युत धारा क्या होती है, ये क्या है, कोई देखो इधर ध्यान दो, ये क्या है, चालक है। ठीक है, ये चालक है। अब इस चालक के ये चालक है। ठीक है, अब ये चालक के क्या अनुप्रस्थ काट, जैसे कि ये है, अब इसको हम लोग यहाँ से काट दें, ऊपर से काट दें, तो क्या बनेगा, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, ये आवेश जो है ये प्रवाहित होना करना शुरू करती है। आवेश जा रही है, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो ये एक एक ये परिच्छेद बनते जाते हैं, जहां जहां से गुजर रही है सब क्या कहलाएगा, परिच्छेद कहलाएगा। जहां से वो गुजरेगा, मतलब आवेश गति करना शुरू किया तो यहाँ से ये जाकर जहां जहां से गुजरेगी वो सब क्या है, ये सब जगह क्या बनते जाएगा, परिच्छेद बनते जाएगा। ठीक है, तो ये आवेश जो है क्या हो जाएगी, चालक में गति करेगी तब धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अभी क्या है, जब लाइट को ऑफ करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा, उसमें इलेक्ट्रॉन तो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगी, और जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगी तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। और इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए क्या चाहिए रहता है, वोल्टेज। ठीक है, क्या चाहिए रहता है, वोल्टेज चाहिए रहता है। अब आप लोग घर में वोल्टेज का अप डाउन होता है तो कहाँ होती है, चलता रहता है। जितना वोल्टेज चाहिए रहता है उतना नहीं मिल पाए तो धारा प्रवाहित होती है, नहीं होती। जितना उसकी कैपेसिटी उतना उसको चाहिए चाहिए, ना ज्यादा ना कम, दोनों में ही नहीं होता। ज्यादा भी होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। तो उसमें आवेश को धक्का देने के काम कौन करता है, वोल्टेज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, आवेश क्या करती है, गति करती है। तो ये विद्युत धारा का परिभाषा होती है, किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के किसी परिच्छेद से, ये क्या है, परिच्छेद है, तो जहां जहां पर आवेश जाएगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक है, विद्युत धारा किसे प्रदर्शित करेंगे, आई से। तो ये क्या हो जाएगा, एकांक समय में, एकांक समय मतलब समय कहाँ रहेगा, नीचे में। टी कहाँ रहेगी, नीचे में। तो एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश, तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल में क्यू अपान में टी। ठीक, आई इक्वल में क्या हो जाएगा, क्यू अपान में टी। एकांक समय, तो समय कहाँ रहेगा, नीचे, और किसकी बात हो रही है, आवेश की। तो आई इक्वल में क्या हो गया, ये क्यू अपान में टी। ठीक, और आई क्या है, विद्युत धारा, और क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और इसको और क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी है। क्यू क्या है, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग विद्युत धारा, और क्यू क्या हो गया, आवेश, और टी क्या है, समय। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और आवेश का क्या होता है, कूलाम, और समय का सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक। ठीक है, अब ये एम्पियर, ये क्या है, इसको हम लोग एम्पियर को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। एम्पियर को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल ए से। जो भी वैज्ञानिक के नाम पर रहता है, जो भी मात्रक, उसको लिखते हैं कैपिटल में। जो वैज्ञानिक के नाम पर रहता है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल में। केल्विन कैपिटल लेटर में रहता है क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर है। ठीक है, जूल वो भी कैपिटल लेटर में रहता है, और क्या रहता है, एम्पियर हो गया, जूल हो गया, मतलब जो भी यहाँ पर हम लोग मात्रक लिख रहे हैं, न्यूटन, जो भी वैज्ञानिक के नाम पर है वो कैपिटल रहता है। ठीक है, तो जहां पर यहाँ अब देखो, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर हो गया। विद्युत धारा का मतलब यहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया विद्युत धारा का डेफिनेशन। आए समझ में। अब उसको तो आप लोग जानते हो, मिली एम्पियर रहेगा तो क्या होगा,
हाँ 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो रहेगा तो क्या होगा 10⁻⁻6। नैनो रहेगा तो क्या होगा और पिको रहेगा तो क्या होगा 12। ठीक है, इतना पता है तो सब में तो वही रहेगा। मिली का -3 होता है और माइक्रो का -6 है, नैनो का -9 और पिको का -12। अब जो जो रहेगा उसमें करना है, बस उसको नहीं लिखा रही मैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यहाँ पर उसको नोट में लिखते जाना सबका। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या धारा घनत्व तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्र में प्रवाहित कुल धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व तो धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल कहाँ रहेगा नीचे में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित कुल धारा को, तो इसको हम लोग विद्युत धारा लिख सकते हैं। ठीक है, धारा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं जैसे, धारा घनत्व को जैसे विद्युत धारा को I से और क्षेत्रफल को A से। ठीक है, तो अब ये धारा घनत्व का मात्रक, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और क्या लिख सकते हैं इसको, I/A। I क्या है विद्युत धारा और A क्या है क्षेत्रफल। डेफिनेशन जैसे वैसे बनाना है आपको। प्रति एकांक, तो एकांक का मतलब नीचे, और क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल कहाँ रहेगा नीचे। प्रवाहित कुल धारा को क्या बोलते हैं धारा घनत्व। इसका मात्रक क्या है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि I का मात्रक क्या है एम्पियर है और क्षेत्रफल का क्या हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई का भी मीटर चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब इसका I का और हम लोग क्या लिख सकते हैं Q/T, स्मॉल क्यू है इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये Q/TA। इतना भी और होगा उसका आगे चलकर। देखो अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, उसका नाम भी देख लो अपवाह ही है वो। ठीक है, क्योंकि अपवाह हुआ ना भाई, अंदर में चालक क्या बोल रहा है कम से अधिक की ओर जाता है, जो नियम के खिलाफ है ना, कम से अधिक किसी को नहीं होना चाहिए ना। अनुगमन वेग, चलो लिखो अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नियत वेग से गति करते हैं। ठीक है, तो जो अंदर में जो क्या होती है बाह्य जिसमें लगाते हैं हम लोग वोल्टेज लगाते हैं तो अधिक से क्या होती है कम की ओर जाती है, लेकिन अंदर में क्या होती है वो कम से अधिक की ओर जाती है। तो उसी इलेक्ट्रॉन के वेग को ही क्या बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, उसमें जब तक चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाए तब क्या होता है वो अनियमित रूप से गति करती रहती है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो नियमित रूप से गति करती है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इसको प्रदर्शित करते हैं VD से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V का मतलब वेलोसिटी मतलब वेग और ये D का मतलब हो गया ड्रिफ्ट, तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो धारा क्या है I और अनुगमन वेग क्या है VD। तो यहाँ पर क्या है एक PQ एक चालक है, PQ क्या है एक चालक है जिसकी जो लंबाई है क्या है L है, लंबाई क्या है L,
और इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। PQ एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, l है, और क्षेत्रफल क्या है, a है। अब यहाँ पर ये प्लस से माइनस, ठीक, तो यहाँ धारा इस दिशा में जा रही है, तो ये धारा इस दिशा में जा रही है, मतलब इसको दर्शाएंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अनुगमन वेग की दिशा क्या होगी, उल्टा होगी। अनुगमन वेग मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर में रहते हैं वो गति करते हैं, तो ये इसकी अनुगमन वेग की दिशा है, तो उल्टा है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा रहे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इस तरफ। इलेक्ट्रॉन की गति मतलब वो कौन सा है, अनुगमन वेग, ठीक। इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से गति करते हैं, उसको कौन सा वेग कहते हैं, अनुगमन वेग। तो दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। तो PQ क्या है, एक चालक है। PQ एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, L है, छोटा सा व्यंजक है, देखते जाओ, जिसकी लंबाई L तथा क्षेत्रफल क्या है, A, ठीक है। तो चालक के प्रति एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित किए n से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, n से। तो यहाँ पर देखो चालक की लंबाई क्या है, L है, क्षेत्रफल क्या है, A है, तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaL, AL प्रति एकांक आयतन में। A का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल, और L का मतलब क्या हो गया, लंबाई। तो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा होगा तो क्या आएगा, आयतन। लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई ऐसे बोल सकते हो। तो क्या है वहां पर, आयतन, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर क्या है, n इलेक्ट्रॉन है जो पूरे इसके आयतन में उपस्थित हैं, ठीक है, पूरे उसके आयतन में क्या है, उपस्थित है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, NaL, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, E आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, तो यहाँ पर ये E आवेश है, E का मान कितना होता है, 10 की पावर -19, ठीक, उतना होता है। अब इसके बाद इसमें निकालेंगे हम लोग कुल आवेश। तो कुल आवेश का बताओ क्या होता है, फार्मूला कुल आवेश। तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश की मात्रा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, Q इज इक्वल टू, बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश की मात्रा। 3 तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताई हूं वहां पर। आवेशों का क्वांटमीकरण Q इक्वल में Ne, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, NaL, N उपस्थित है कहाँ, उसके आयतन में, तो NaL, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E, तो क्या हो जाएगा, NaLe, ठीक, जो पिछला उसी से आया ना। आवेश की मात्रा Q, आवेशों को क्वांटिक क्रम में पढ़े हो तो Q इक्वल में Ne करके पढ़े हो, है ना, इतना पढ़े हो। तो N क्या है, ये आयतन में उपस्थित है, उसके साथ में Al और जुड़ा हुआ है, ठीक, ये हो गया, तो Q का मान हो गया। अब उसके बाद देखो वेग इक्वल में क्या होता है, वेग इज इक्वल टू दूरी अपान में समय। वेग इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपान में समय, विस्थापन अपान में समय, वही है। वेग को किसे प्रदर्शित करते हैं, v से, और यहाँ पर कौन सी वेग की बात हो रही है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को किसे प्रदर्शित करेंगे, vd से, ठीक है, अनुगमन वेग को vd से। दूरी मतलब चालक की लंबाई, तो चालक की लंबाई क्या है, l, ठीक है, और समय क्या हो गया, t। अब इसको इस तरह से इधर पक्षांतर करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, l अपान में vd, ठीक है, t इज इक्वल टू क्या आ गया, l अपान में vd। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, धारा तथा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब यहाँ पर I, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान में T, ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपान में T। अब यहाँ पर Q का मान क्या है, Q का मान NaLe, ठीक, और T का मान क्या आया है, L अपान में Vd, ठीक है। तो I यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, L और L कट गया और Vd कहाँ जाएगा, ऊपर में, तो NaeVd, ठीक, ये इसमें क्या है, संबंध है।
आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ए ई वी डी। ठीक, अब इसी को यहाँ पर और सम ये रहता अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वीडी से, और धारा घनत्व को जैसे, तो जे इक्वल में क्या आता है हम लोगों का, आई अपान में ए। जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपान में ए। यहां से मान को रख दो जे, तो ये एन ए ई वी डी अपान में क्या हो गया, ए और ए कैंसिल, तो जे इक्वल में क्या आ गया, एन ई वी डी। की चालक की लंबाई क्या है, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। चालक की लंबाई एल, भी विभवांतर लगाने पर विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। चालक की लंबाई क्या है, एल है, विभवांतर क्या है, वी है। विभवांतर लगाने से ई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या आया था, ई इक्वल में माइनस डी भी अपान में डी आया, इतना करके आया था। लेकिन हम लोग उसको परिवर्तन की दर में नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई इक्वल में भी अपान में एल। डी भी अपान में डी आ रहा है माइनस में, तो उसको परिवर्तन की दर नहीं लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, भी अपान में एल। एल क्या है, लंबाई, और उसमें दूरी का प्रयोग हुआ था। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद कल आप लोगों को बताई थी मैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, चालक पर हम लोग विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। ठीक है, तो चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये क्या होती है, इसकी यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में गति करती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉन क्या करती है, विपरीत दिशा में गति करती है। तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होती है, इस तरफ। दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत जो बल लगेगी वो इस दिशा में लगेगी। इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहा है तो उसकी जो बल होगी वो विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बल होगा F इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान में Q। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F इक्वल में क्या होता है, E इक्वल में F अपान में Q। यहाँ पर सब पिछड़ा आते जा रहा है ना, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान में क्या होता है, Q। इतना होता है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE। ठीक, जिसको सीधा सीधा लिख रही हूँ, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE, और ये होगा माइनस में। ठीक है, माइनस क्यों हुआ, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इस तरफ क्या है, बल की दिशा। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा विपरीत होने की वजह से यहाँ पर क्या चिन्ह लिखेंगे, ऋणात्मक। माइनस तभी लिखते हैं जब दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह, अब इसका रीजन भी देना पड़ेगा। ऋणात्मक चिन्ह इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र तथा बल की दिशा विपरीत है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा बल की दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या हो गया वो माइनस चिन्ह। ठीक, यहाँ पर F और E की दिशा क्या है, विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन गति करती है, हम लोग गति करते हैं, कौन सी गति है, त्वरित गति। हम लोग सीधा सीधा चलते हैं, सीधा पैर रखते हो, कोई नहीं रखते ना, सबका पैर तिरछा ही रखा था, सीधा कोई नहीं चलते। ऐसे करके चल कर देखना, पता नहीं चलता, लेकिन सीधा कोई नहीं चलते ना, सीधा पैर कोई नहीं रखते। ठीक है, तो वो क्या होती है, जो ये गति होती है, उतार चढ़ाव होता रहता है, वो क्या होता है, त्वरण। ठीक है, हम लोगों की भी गति क्या होती है, त्वरित गति होती है। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, हाँ, उसका फार्मूला क्या आता है, F इक्वल में ma। तो यहाँ पर इसमें रीजन को लिखते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, त्वरित गति। इलेक्ट्रॉन की गति क्या है,
त्वरित गति। ये पूरा थ्योरी व्यंजक दोनों मिलाकर है। न्यूटन के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। ठीक, F इक्वल F क्या हो गया, बल, m द्रव्यमान और a क्या हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, अब यहां से ये इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। यहां से हम लोग इसके मान को लाएंगे, रखेंगे फिर। चलो a इक्वल में क्या आएगा यहाँ पर बताओ, पक्षांतर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान में m। a इज इक्वल टू, तो यहाँ पर a इक्वल में क्या हो गया, F अपान में m। ये इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। ठीक, अब लाइन से स्टेप बाय स्टेप F का मान रखेंगे, E का मान रखेंगे और लास्ट में रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए रहते तब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। ठीक है, और अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं और आपस में क्या रहते हैं, टकराते रहते हैं। और टकरा कर एक दूसरे क्या करते रहते हैं, निरस्त करते रहते हैं। ठीक, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के पूर्व तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गति तो यहाँ पर प्रारंभिक गति या प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को किसे प्रदर्शित करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग v। ठीक, प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग v। ठीक है, तो सब पिछला क्लास जो पढ़े हो 11 सब उसी से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए रहते तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग रहता है वो क्या होता है, सभी जो एक दूसरे से टकरा टकरा कर क्या होता है, निरस्त होते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश डैश। ठीक है, जितना भी रहेगा un करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0, क्योंकि वो टकरा कर एक दूसरे क्या करते रहते हैं, निरस्त करते रहते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un तक, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, इस तरह से बढ़ते जाएगा और nवें इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, un। ये कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्योंकि वो एक टकरा कर एक दूसरे को क्या करती है, निरस्त करती है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और होता है विश्रांति काल। विश्रांति काल, इसको प्रदर्शित करते हैं टाई से। ये क्या होती है, जब दो क्रमागत धन आयन टकराते हैं तो उनके बीच का जो समय अंतराल रहता है वो विश्रांति काल कहलाता है। जब दो क्रमागत धन आयन टकराते हैं तो उनके बीच के समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। यहाँ पर जो समय होता है उसको किसे प्रदर्शित करते हैं, टी से। समय को किसे प्रदर्शित करते हैं, टी से। लेकिन यहाँ पर के समय को किसे प्रदर्शित करेंगे, टाई से। क्या विश्रांति काल ना, यहाँ पर इसको समय को हम लोग किसे प्रदर्शित करेंगे, टाई। तो समय का मतलब क्या हुआ, धन आयन आपस में टकराएंगे और एक दूसरे को क्या करते जाते हैं, निरस्त करते जाते हैं। तो जब दो धन आयन आपस में टकराएंगे तो उनके बीच का जो समय अंतराल रहेगा वो क्या कहलाता है, विश्रांति काल। ठीक है, और विश्रांति काल को किसे प्रदर्शित करेंगे, टाई से। ठीक है, अब उसके बाद गति के 3 समीकरण पढ़े हो आप लोग, न्यूटन के गति के 3 समीकरण। फर्स्ट क्या है, v इक्वल में u प्लस at। ठीक है, तो उसी से फिर आ गया, मतलब पूरा ये पिछला आप लोगों का 11th क्लास जा रहा है। गति का समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at।
तो यहाँ पर ए हो गया और टी के जगह पर क्या है, टा है। यहाँ पर समय में क्या है, टा है ना, तो विश्रांति काल हो गया। यहाँ समय इसको दर्शा रहा है विश्रांति काल को, तो बी इक्वल में क्या हो गया, यू प्लस ए टी होता है, तो टी के जगह पर क्या रहेगा, टा रहेगा। ठीक, अब ये जो बी है वो क्या है, अंतिम वेग। बी क्या है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये क्या करेगी, एक नियत औसत वेग से क्या करने लगती है, गति करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतिम वेग क्या हो गया, भी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग v1 निकालेंगे, तो v1 इक्वल में क्या होगा, u1 प्लस ए टाई 1। ठीक है, उसके बाद v2 इक्वल में क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए टाई 2। ऐसे करके बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है नहीं। उसके बाद मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ कहाँ तक, vn इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाई n। ठीक, 1 2 3 डैश डैश जाते तक कहाँ तक हो गया, n तक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। क्या हो गया, 2 लिख दी हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। तो ये जो u1 है पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग है, u2 दूसरे का है, ऐसे करते करते जाएगा और कहाँ तक है, वो un तक। उसके बाद जो v है ये क्या होता है, अंतिम वेग होता है, तो v इक्वल में u प्लस ए टी, न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण। नियम न्यूटन का नियम, 3 नियम अलग है, 3 समीकरण अलग है। ठीक है, गति का समीकरण अलग है, नियम अलग है। अब यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो गया, तो v1 इक्वल में u प्लस ए टी होता है, तो t की जगह पर क्या हो जाएगा, टाई 1। 1 है तो 1 1 लिखते जाएंगे, 2 है तो 2, लेकिन त्वरण वही रहेगा, a1 a2 नहीं लिखोगे, त्वरण वही रहेगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ किसके लिए रहे, इसको अनुगमन वेग के लिए। तो अनुगमन वेग क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से क्या करने लगती है, गति करने लगती है। तो यहाँ पर छोटा हो गया, हाँ छोटा दिख रहा है, रहने दो। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नियत औसत वेग से गति करते हैं। ठीक है, नियत औसत वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। यहाँ पर ना इसको एक और ये करना था, यहाँ औसत वेग को ही निकालना है बटे में n करके। ठीक है, इन सब का योग क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, उसका औसत वेग क्या हो जाएगा, n। यहाँ पर औसत का फार्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों के योग अपान में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर ये टकराते जाते हैं तो इनका जो औसत वेग रहेगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, u1 u2 u3 कहाँ तक, ये n तक, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से गति करते हैं, तो नियत औसत वेग से गति करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, vd। तो एक नियत औसत वेग से गति कर रहे हैं, तो औसत का मतलब क्या होता है, प्रेक्षणों का योग अपान में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 प्लस vn अपान में क्या आ गया, n। ये क्या है, प्रेक्षणों का योग है, और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, n, क्योंकि वहां पर n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये vd का हम लोग यहाँ v1 का मान रखेंगे, v1 का मान रखेंगे क्या आएगा, v1 का मान रखेंगे क्या होगा, u1 प्लस ए टाई 1 प्लस u2 प्लस ए टाई 2 प्लस डैश डैश डाल देती हूँ प्लस un ए टाई n अपान में क्या रहेगा, n। ठीक है, यहाँ पर ये मान आ गया, vd का v1 का मान क्या है, u1 प्लस ए टाई 1, v2 का u2 प्लस ए टाई 3 प्लस इसमें 3 का रख सकते हो, जितना भी आप रख सकते हो, प्लस डैश 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 लास्ट में क्या लिखना है, un प्लस ए टाई n। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर vd इज इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपान में क्या हो जाएगा, ये n। ठीक है, प्लस में है ना, सबको इतना अलग अलग कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मोटा चलता है, ये पतला चलेगा, इसमें u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 क्या हो गया, un अपान में क्या हो गया, n
प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा ए टाई 1 प्लस ए टाई 2 प्लस डेस 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 ए टाई n अपान में क्या हो गया n। अलग अलग कर दिए, प्लस में है ना तो अलग अलग कर दिए इसको, u वाले को अलग और ए टाई 1 टाई 2 उसको क्या कर दिए, अलग कर दिए। ठीक है, अब ये इसका मान क्या आता है, 0। एक नियत औसत वेग से गति कर रही थी, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद इनमें कॉमन क्या आया, a, सब में कॉमन क्या आ गया यहाँ पर a, तो क्या आ गया टाई 1 प्लस टाई 2 प्लस डेस 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 टाई n अपान में क्या हो गया, ये n हो गया। अब वी डी इज इक्वल टू यहाँ पर a, अब इनकी संख्या कितनी है, n है। ठीक है, संख्या कितनी है, n है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n टाई, सीधा सीधा क्या लिखेंगे उसको, n टाई। टाई 1 की टाई की संख्या कितनी है, टाई 1 टाई 2 टाई 3 कितना तक है वो, n तक, तो उसको सीधा एक ना लिख, यहाँ पर सबका एक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, n टाई। तो यहाँ n टाई लिखे मतलब ये पूरा आ गया आपका। ठीक है, n टाई लिखा है मतलब वो पूरा आ गया वहां पर, ऐसे समझ में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना का मान 0 है तो टोटल वैल्यू इसका क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद ये हम लोगों का टाई 1 टाई 2 यहाँ पर ये बचा है टाई n तक, तो जब इसको हम लोग टाई 1 प्लस टाई 2 प्लस टाई 3 डेस 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 टाई n तक लिखेंगे तो टोटल योग करते हैं तो इसकी संख्या कितनी बार है, n बार, तो उसको लिखते क्या है, n टाई। ठीक, सामने में लिख दोगे n तो वहां पर वो पूरा आ गया वो। ठीक है, अब यहाँ ये n और n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बी डी इक्वल में क्या आ गया, a टाई। बी डी इक्वल में क्या आ गया, a टाई। अब सबसे मान को रखते आते हैं, समीकरण पहला दूसरा तीसरा से। देखो तीसरा से हम लोगों को किसका मान मिलेगा, a का, दूसरा से किसका मान मिलेगा, f का, पहला से किसका मान मिलेगा, a का। सब लाइन से लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर सीधा लिख देती हूँ समीकरण पहला दूसरा तीसरा से तथा तीसरा से, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टाई। a के जगह पर क्या लिखेंगे, f अपान में a, तो सीधा रखते जाते बी डी, a के जगह पर क्या हो गया, f अपान में m, ये टाई। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी डी, f के जगह पर समीकरण दूसरा को देखो, माइनस क्यू ई, f के जगह पर क्या है, माइनस क्यू ई अपान में क्या हो गया, m टाई। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, e, समीकरण यहाँ पर देखो बी डी, पहला से देखो e के जगह पर क्या है, b अपान में l, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस q और ये हो गया b अपान में एम एल। क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से गति करता है। ठीक है, तो नियत औसत वेग से गति करती है, तो औसत वेग मतलब यहाँ पर ना इसी को ये करना, औसत वेग के वजह से ये जो बी डी का मान है ना, ये हो जाएगा क्यू वी टाई अपान में एम एल। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बढ़ाना, मतलब औसत एवरेज निकालते हैं ना, तो किसी का भी एवरेज निकाले उसका मान हमेशा प्लस में आता है। ठीक, तो उसको लास्ट पॉइंट इसको ऐड करना, मतलब माइनस से आगे एक पॉइंट और लिखना उसको, बी डी इक्वल में। हाँ, औसत वेग में मतलब वो जो माइनस रहती है क्या हो जाती है, प्लस। वाहक, वाहक कौन है, जो मतलब जैसे आप लोगों का वाहक मतलब वाहन समझ जाओ जिसमें आप आ रहे हो, तो उसमें विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक, उसके वाहक, तो इसको गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किसे प्रदर्शित करेंगे, म्यू से। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र कहाँ रहेगा, नीचे में। अनुगमन वेग का परिणाम, तो अनुगमन वेग कहाँ रहेगा, ऊपर में। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डी अपान में ई। ठीक, यहाँ पर डेफिनेशन बस लिखना है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ रहेगा, नीचे में, और क्या अनुगमन वेग का परिणाम, तो क्या हो गया, वी डी, और इसको गतिशीलता को किससे प्रदर्शित किए, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डी अपान में ई। ठीक है, देखो किसी चालक तार की आकृति, आकार या भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। आकृति जो चालक दिया गया है उसके आकृति आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है। भौतिक अवस्था मतलब उसके ताप, दाब, आयतन, किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। भौतिक अवस्था का मतलब ताप और दाब, तो ना उसके आकृति में परिवर्तन करना है, ना ही आकार में करना है, ना ही उसके भौतिक अवस्था, भौतिक का मतलब उसके ताप और दाब, तो उसमें परिवर्तन के बिना जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, विभवांतर को किसे प्रदर्शित करते हैं, V से। उसमें प्रवाहित धारा, तो धारा क्या है, I, तो भी अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, I हो गया। ठीक है,
चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो भी अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, आई। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे और इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, नियतांक। तो यहाँ पर आर एक क्या है, नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध। यहाँ पर आर क्या का काम कर रहा है, नियतांक, और इस नियतांक का मान क्या है, प्रतिरोध है। इसको बोलते हैं क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े उसी को रिपीट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो किसी चालक तार की आकृति या आकार भौतिक अवस्था का मतलब उसके ताप या दाब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उसके सिरों पर जो विभवांतर लगाएंगे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर इसकी शर्त है, उसको याद रखना, ओम के नियम की शर्तें। इसमें कौन पेन से लिख दिए हैं बोर्ड पर, तो यहाँ पर इसकी शर्त क्या है, पहला है चालक का ताप नियत हो। इसके क्या बोल रहे हैं कि इसके ताप और दाब भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो मतलब उसके ताप और दाब में परिवर्तन ना हो, और इसी डेफिनेशन से उसके शर्त को बनाना है। दूसरा कह रहा है कि उसके आकृति आकार में परिवर्तन ना हो, तो आकृति या आकार को सीधा एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, विकृति। ठीक है, क्या लिखेंगे, विकृति। तो चालक में विकृति ना हो। ठीक है, तो दो क्या है, चालक का ताप नियत हो और चालक में कोई विकृति ना हो, ये ऐसा नहीं करो। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक तार के आकृति आकार या भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, आई। अनुक्रमानुपाती को हटाए तो क्या लगा दिए, आर नियतांक, तो भी इक्वल क्या हो गया, आर आई। उसी को हम लोगों को लाना है कि भी इक्वल में आर आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसी को बनाते जाना है ना, चालक का माना कि कल बनाया तो उसी को बताते जाओ। माना कि चालक की लंबाई क्या है, एल है, चालक की लंबाई एल। सिरों पर कौन राक्षस जैसे हंस रहे हैं, सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर क्या होता है, ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसको मेरे को रिपीट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि कल के व्यंजक और अभी आप लोग बनाए हो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। E इज इक्वल टू V अपान में L, इतना होता है। E इज इक्वल टू V अपान में L। अनुगमन वेग इक्वल, अब सीधा सीधा हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे, अनुगमन वेग V D इक्वल, अभी क्या आया लास्ट लिखी थी, Q V टाई अपान में M L, इतना आया है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध से बताओ क्या आया है, आई इक्वल में आई इक्वल में क्या है, एन ई ए भी डी, इतना आया है। ठीक है, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध से, तो यहाँ पर आई और ये हम लोग समीकरण पहला से भी डी का मान रखेंगे, तो एन ई ए भी डी का मान रख दो, क्या हो जाएगा, क्यू वी टाई अपान में एम एल। ठीक है, ये हो गया। अब ना हम लोग यहाँ पर, ये क्या है, क्यू आवेश है, ठीक है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी को आवेश में क्या होती है, ई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, होता है ना, कितना होता है मान इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पर हम लोग क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई। ठीक है, क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, ई, और ये हो गया ई और v टाई अपान में एम एल। तो ये I इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई स्क्वायर ए भी
टाई अपान में एम एल। इतना हो गया। ओम के नियम का निगमन करना है तो हम लोगों का क्या है, भी अनुक्रमानुपाती आई है, भी अनुक्रमानुपाती आई है, तो भी इक्वल में हम लोगों का क्या आया है, आर आई। इतना आया है तो हम लोग यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी अपान में आई। आई को पक्षांतर करेंगे तो आई पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी अपान में आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। अब यहाँ पर हम लोगों को आई भी दिख रहा है और भी दिख रहा है, ठीक है, दोनों चीज है ना, आई भी है और भी है, लेकिन भी इस तरफ है तो हम लोगों को आई को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो बाकी सबको हम लोग क्या कर देते हैं, पक्षांतर, इन दोनों को रखेंगे, बाकी को पक्षांतर। तो एम एल कहाँ आ गया, नीचे में, और ये क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर और क्या ए और टाई, और ये क्या हो गया, बी अपान में आई। बी अपान आई लाना है ना हम लोगों को, आर उसको लाएंगे, वहां पर नियतांक लाएंगे तभी तो अनुक्रमानुपाती लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बी अपान में आई और इनको पक्षांतर कर दिए, ये एम एल ऊपर चला गया और एन ई स्क्वायर ए टाई नीचे आ गया। ये बी अपान में आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए टाई। इतना हो गया। अब यह क्या करेंगे हम लोग, एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए टाई इज इक्वल टू क्या मानेंगे, आर। क्या मानेंगे, आर मानेंगे, ठीक है। उतने इक्वल में क्या मान लिए, ठीक है, क्या चीज, ये इसको इधर पक्षांतर की, ठीक है, और बाकी इधर का इस तरफ, मतलब ये लाना है हम लोगों को, बी अपान में आई लाना है ओम के नियम से, ठीक है। अब इतना इक्वल हम लोग क्या मान लिए, आर। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपान में आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आर। बी अपान में आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर। तो बी इक्वल में क्या आ गया, आर आई, और यही क्या है ओम का नियम।